नमस्ते जी। 365 बुकनेस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड पुस्तक का आज अध्याय नंबर 16 है, आपका अवचेतन मन और सद्भावनापूर्ण मानवीय संबंध। आपने इस पुस्तक के अध्ययन से एक बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा यह सीखी है कि आपका अवचेतन मन एक रिकॉर्डिंग मशीन की तरह है जो निष्ठापूर्वक इस पर छोड़ी हर छाप को दोबारा उत्पन्न कर देता है। यह भी एक कारण है कि स्वर्णिम नियम दूसरों के साथ सद्भावनापूर्ण संबंध बनाने और बनाए रखने में इतना महत्वपूर्ण है। इस सबक के बाहरी और आंतरिक दोनों अर्थ हैं। आंतरिक अर्थ आपके चेतन और अवचेतन मन से संबंधित है। बाइबल के इस संदेश के अनुसार जैसा आप चाहते हो कि लोग आपके बारे में सोचें, वैसा ही आप उनके बारे में सोचें। जैसा आप चाहते हो कि लोग आपके बारे में महसूस करें, वैसा ही आप उनके बारे में महसूस करें। जैसा आप चाहते हो कि लोग आपके प्रति काम करें, वैसा ही आप उनके प्रति काम करें। उदाहरण के लिए, हो सकता है आप ऑफिस में किसी के प्रति नम्र और शालीन हों, लेकिन उसकी पीठ पीछे उसके बारे में आलोचनात्मक और द्वेषपूर्ण विचार सोचते हों। इस तरह के नकारात्मक विचार आपके लिए बहुत विनाशकारी हैं। यह जहर खाने की तरह है। आप जो नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं, वह आपकी स्फूर्ति, उत्साह, शक्ति, मार्गदर्शन और सद्भावना कम कर देती है। जब ये नकारात्मक विचार और भाव आपके अवचेतन में उतर जाते हैं, तो वे आपके जीवन में तमाम तरह की मुश्किलें और रोग उत्पन्न कर देते हैं। दूसरों के साथ सुखद संबंधों की सफल कुंजी। मूल्यांकन न करें ताकि आपका मूल्यांकन न किया जाए, क्योंकि जैसा मूल्यांकन आप करते हैं वैसा ही आपका मूल्यांकन होगा, और जिस पैमाने पर आप मूल्यांकन करते हैं उसी पैमाने पर आपका भी मूल्यांकन होगा। दूसरों के साथ सद्भावनापूर्ण संबंधों की कुंजी इन पंक्तियों के करीबी अध्ययन और उनमें छिपी सच्चाई पर अमल करना है। मूल्यांकन करने का अर्थ सोचना और किसी मानसिक फैसले पर निष्कर्ष पर पहुंचना है। दूसरे व्यक्ति के बारे में आपके मन में जो विचार है वह आपका है, क्योंकि आप ही उसे सोच रहे हैं। आपके विचार रचनात्मक हैं, इसलिए आप सामने वाले के बारे में जो सोच और महसूस कर रहे हैं उसे दरअसल अपने अनुभव में उतार रहे हैं। जो सुझाव आप किसी दूसरे को देते हैं वह आप खुद को भी देते हैं, क्योंकि आपका मस्तिष्क ही रचनात्मक साधन है। इसलिए यह कहा गया है, जैसा आप मूल्यांकन करेंगे वैसा ही आपका मूल्यांकन होगा। इसका यह मतलब है कि दूसरों पर पैमाने और मानदंड लागू करके आप अपने अवचेतन में उन मानदंडों और पैमानों को उतार रहे हैं जिन्हें यह आप पर लागू करेगा। जब आप इस नियम को जान जाते हैं और यह समझ लेते हैं कि आपका अवचेतन मन किस तरह काम करता है, तो फिर आप दूसरों के प्रति सोचने, महसूस करने, काम करने में हमेशा सावधान रहेंगे, क्योंकि ऐसा करके आप अपने प्रति सही क्रम, भाव और विचार की स्थिति बना रहे हैं। जिस पैमाने से आप मूल्यांकन करेंगे उसी से आपका मूल्यांकन होगा। आप दूसरों के साथ जो भलाई करते हैं वह उसी पैमाने से आपकी ओर लौटेगी, और आप जो बुराई करते हैं वह भी
आपके मस्तिष्क के नियम के अनुरूप आपकी ओर लौटेगी। अगर कोई किसी को धोखा देता है तो वह दरअसल खुद को धोखा दे रहा है। उसका अपराध बोध और नुकसान का भाव अंततः किसी न किसी तरह, किसी न किसी समय नुकसान को उसकी ओर आकर्षित करेगा। उसका अवचेतन उसके मानसिक काम का रिकॉर्ड रखता है और मानसिक इरादे या प्रेरणा के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। आपका अवचेतन मन निष्पक्ष और अपरिवर्तनीय है। यह न तो व्यक्तियों में भेद करता है, न ही किसी तरह के धार्मिक पंथ या संस्था में। यह न तो दयालु है, न ही प्रतिशोधात्मक है। आप दूसरों के बारे में जिस तरीके से सोचते, महसूस करते और काम करते हैं, वही अंततः आपकी ओर लौटता है। अखबार के लेखों ने उसे बीमार कर दिया। एक उदाहरण देखिए। अब खुद पर नज़र डालें, लोगों, स्थितियों और परिस्थितियों पर अपनी प्रतिक्रियाओं पर गौर करें। बाद के अध्ययन के लिए उन्हें किसी नोटबुक में लिख लें। आप दिन की घटनाओं और खबरों पर कैसी प्रतिक्रिया करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बाकी सभी लोग गलत हैं और सिर्फ आप ही सही हैं। अगर खबर आपको विचलित करती है तो यह आपकी कमी है, क्योंकि आपके नकारात्मक भावों ने ही आपसे शांति और सद्भाव छीन लिए हैं। एक महिला मुझसे अपने पति के मामले में मदद लेने आई। उसने बताया कि अखबार में कुछ कॉलमिस्टों के लेख पढ़ने पर वह भन्ना जाता था। महिला ने कहा कि गुस्से और उत्तेजना के दबाव की यह सतत प्रतिक्रिया उसके हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत बुरी थी। डॉक्टर ने उससे कह दिया कि उसे भावनात्मक परिवर्तन करके अपने तनाव को कम करने का कोई तरीका खोजना चाहिए। मैंने उस व्यक्ति को बुलाकर समझाया कि उसका मस्तिष्क किस तरह काम करता है। वह समझ गया कि अखबार में छपे लेख पर गुस्सा होना भावनात्मक अपरिपक्वता का सूचक था, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसका गुस्सा उसके दिमाग और शरीर को नुकसान पहुंचा रहा था। उसे यह एहसास होने लगा कि उसे लेखक को अपनी बात कहने की स्वतंत्रता देनी चाहिए, भले ही वह उससे राजनीतिक, धार्मिक या किसी अन्य तरीके से असहमत हो। इसी तरह से लेखक को उसे यह स्वतंत्रता देनी चाहिए कि वह अखबार को पत्र लिखकर उसकी प्रकाशित टिप्पणियों से असहमति व्यक्त कर दे। उसने सीख लिया कि वह नाराज हुए बिना असहमत हो सकता है। उसे यह सरल सच्चाई पता चल गई कि दूसरों के कुछ कहने या करने का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके बजाय दूसरों के कहने या करने पर उसकी अपनी प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होती है। इस स्पष्टीकरण से उस आदमी के इलाज में मदद मिली। थोड़े अभ्यास के बाद उसने अपने सुबह के आवेश पर काबू कर लिया। उसकी पत्नी ने बाद में मुझे बताया कि आखिरकार उसने लेखकों की बातों पर हंसना सीख लिया। उसने अपनी प्रबल प्रतिक्रिया पर हंसना भी सीख लिया। अब अखबार के लेखों में उसे विचलित करने, चिढ़ाने या परेशान करने की शक्ति नहीं रही। अब उसके बढ़े हुए भावनात्मक संतुलन और शांति के कारण उसका ब्लड प्रेशर काबू में है। एक अन्य उदाहरण देखिए। एक व्यक्ति ने कहा, मुझे औरतों से नफरत है लेकिन पुरुष पसंद हैं। सिंथिया आर एक बड़ी कंपनी में एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी थी। वह लेखक के पास इसलिए आई क्योंकि उसके मन में अपने ऑफिस की कुछ महिलाओं के प्रति बहुत कड़वाहट भरी थी। उसे यकीन था कि वे उसके बारे में गपशप करती थी और झूठी अफवाहें फैलाती थी। जब लेखक ने पूछा तो उसने स्वीकार किया कि उसके महिलाओं के साथ संबंधों में
उसे बहुत सी दिक्कतें आती हैं। उसने कहा कि मुझे औरतों से नफरत है, लेकिन पुरुष पसंद हैं। जब लेखक उससे आगे बातचीत की तो पता चला कि सिंथिया अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से बहुत दम्भी, अक्खड़ और चिड़चिड़ी आवाज़ में बोलती थी। उसके बोलने के लहजे में घमंड झलकता था और लेखक समझ गया कि उसके अंदाज से कुछ लोग क्यों चिढ़ते थे। हालांकि उसे इस बात का एहसास भी नहीं था। इसलिए महत्वपूर्ण मुद्दा यह था कि उसके साथ काम करने वाली औरतों को उसकी समस्याएं बढ़ाने में मज़ा आता था। अगर आपके ऑफिस या फैक्ट्री के सभी लोगों से आपको चिढ़ होती है, तो क्या यह संभव नहीं है कि यह चिढ़ और परेशानी आपके ही किसी अवचेतन पैटर्न या मानसिक विचार से उत्पन्न हो रही हो? हम सभी जानते हैं कि अगर आप कुत्ते से नफरत करते हो या डरते हो तो वह खूंखार प्रतिक्रिया करेगा। दरअसल जानवर आपके अवचेतन कंपनों को भांप लेते हैं और उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं। क्या यह कहना उचित नहीं होगा कि इस मामले में इंसान भी कुत्तों, बिल्लियों और अन्य प्राणियों जितने संवेदनशील होते हैं? औरतों से नफरत करने वाली इस महिला को लेखक ने प्रार्थना की एक प्रक्रिया सुझाई। उसने बताया कि जब वह खुद को आध्यात्मिक मूल्यों से भर लेगी और जीवन की सच्चाइयों की सकारात्मक घोषणा करने लगेगी, तो औरतों के प्रति उसकी नफरत पूरी तरह गायब हो जाएगी। इसके साथ ही उसकी आवाज़ से घमंड का पुट भी चला जाएगा, जिसके नज़रिए उसकी नफरत औरतों तक पहुंचती थी। वह यह जानकर हैरान थी कि हमारी भावनाएं बोलने, कामों, लिखने और जीवन के बाकी पहलुओं में दिख जाती है। हमारी बातचीत के बाद सिंथिया ने अपने द्वेषपूर्ण और गुस्सैल व्यवहार को ख़त्म कर दिया। उसने प्रार्थना की आदत डाल ली। वह हर दिन सुनियोजित तरीके से और लगातार अपने ऑफिस में इसका अभ्यास करती थी। उसने इस प्रार्थना का सफलतापूर्वक प्रयोग किया। प्रार्थना थी, मैं प्रेम, शांति और आराम से सोचती हूँ, बोलती हूँ और काम करती हूँ। मैं अब उन सभी के प्रति प्रेम, शांति, सहिष्णुता और दयालुता प्रसारित करती हूँ जो मेरी आलोचना करते हैं और मेरे बारे में गपशप करते हैं। मैंने अपने विचारों का लंगर सबके प्रति सद्भावना, शांति और सद्भाव पर डाल दिया है। जब भी मैं नकारात्मक प्रतिक्रिया करने वाली होती हूँ तो खुद से दृढ़ता से कहती हूँ, मैं अपने भीतर के सद्भाव, सेहत और शांति के सिद्धांत के दृष्टिकोण से सोचती हूँ, बोलती हूँ और काम करती हूँ। रचनात्मक ज्ञान सभी चीज़ों में मेरा नेतृत्व, नियंत्रण और मार्गदर्शन करता है। प्रार्थना के इस अभ्यास ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। उसने पाया कि उसके ऑफिस में आलोचना और चिढ़ का माहौल धीरे धीरे गायब हो गया। साथ काम करने वाली महिलाएं जीवन की यात्रा में उसकी साथी और सहेलियां बन गई। उसने यह सच्चाई जान ली कि हमारे पास द्वेष देने और बदलने के लिए हमारे सिवा कोई नहीं होता। एक व्यक्ति की आंतरिक भाषा ने उसका प्रमोशन रोक दिया। एक दिन जिम एस नामक सेल्समैन लेखक से मिलने आया। वह अपने सेल्स मैनेजर के कारण परेशान और बहुत बुरी तरह विचलित था। जिम 10 साल से कंपनी में था, लेकिन उसे कभी प्रमोशन या प्रशंसा नहीं मिली थी। उसने लेखक को अपनी बिक्री के आंकड़े दिखाए। लेखक आसानी से देख सकता था कि वे उस इलाके के अन्य सेल्समैनों के आंकड़ों से अच्छे थे। उसका स्पष्टीकरण यह था कि सेल्स मैनेजर उसे पसंद नहीं करता था। उसका दावा था कि उसके साथ भेदभाव किया जाता था। सम्मेलनों में मैनेजर उसके सुझावों की खिल्ली उड़ाता था और कई बार तो अपमानजनक व्यवहार भी करता था। जिम की स्थिति पर
विस्तार से बात करने के बाद लेखक ने उसे सुझाव दिया कि इसका कारण काफ़ी हद तक उसके भीतर था। मैनेजर के प्रति उसके विचार और विश्वास के कारण ही वह अधिकारी की इस तरह प्रतिक्रिया कर रहा था। हम दूसरों के लिए जिस पैमाने का प्रयोग करेंगे, हम पर भी उसी पैमाने का प्रयोग किया जाएगा। सेल्स मैनेजर के प्रति जिम का मानसिक पैमाना या अवधारणा यह थी कि वह उत्साह, पूर्वाग्रह से ग्रस्त और विरोधी था। जिम के मन में उसके प्रति कटुता और शत्रुता भरी थी। ऑफिस जाते समय वह रास्ते भर मन ही मन जो विचार सोचता था, उसमें सेल्स मैनेजर की आलोचना, मानसिक बहस, आरोप और निंदा भरी रहती थी। जिम मानसिक रूप से जो देता था, अनिवार्य रूप से उसे भी वही वापस मिलता था। हमारी बातचीत के ख़त्म होने तक जिम को एहसास हो गया कि उसकी अंदरूनी भाषा बहुत विनाशकारी थी। उसके खामोश विचारों और भावों की शक्ति तथा गहनता, जिनसे वह सेल्स मैनेजर की मानसिक निंदा और बुराई करता था, उसके अवचेतन मन तक पहुंच गई थी। इसी कारण उसे अपने बॉस से नकारात्मक प्रतिक्रिया मिलती थी। इसके अलावा अन्य व्यक्तिगत, शारीरिक और भावनात्मक विकृतियां भी उत्पन्न होती थी। लेखक के आग्रह पर जिम नीचे दी गई प्रार्थना बार बार दोहराने लगा। मैं ही ब्रह्मांड में एकमात्र चिंतक हूँ। मैं ही इस बात के लिए जिम्मेदार हूँ कि मैं अपने बॉस के बारे में क्या सोचता हूँ। मेरे सेल्स मैनेजर उस तरीके के लिए जिम्मेदार नहीं हैं जिससे मैं उनके बारे में सोचता हूँ। मैं किसी भी व्यक्ति, स्थान या चीज़ को मुझे चिढ़ाने या विचलित करने की शक्ति नहीं देता हूँ। मैं अपने बॉस के लिए सेहत, सफलता, मानसिक शांति और खुशी की कामना करता हूँ। मैं सच्चे दिल से उनका भला चाहता हूँ और मैं जानता हूँ कि सभी मामलों में उन्हें दैवी मार्गदर्शन मिलेगा। उसने यह प्रार्थना धीरे से, शांति से और भावना से दोहराई। वह जानता था कि उसका मस्तिष्क एक बगीचे की तरह है। वह उस बगीचे में जो भी बोता है, उसे उसी तरह के फल मिलेंगे। मैंने उसे सोने से पहले मानसिक तस्वीरें बनाना भी सिखाया। उसने कल्पना की कि बॉस उसके अच्छे काम पर उसे बधाई दे रहे थे, उत्साह से उसकी प्रशंसा कर रहे थे और वह टिप्पणी कर रहे थे कि ग्राहक उसकी कितनी तारीफ करते हैं। उसने इस कल्पना में वास्तविकता के रंग भरे। उसने बॉस के हाथ की पकड़ महसूस की, उसकी आवाज़ का विशेष अंदाज सुना और उनकी मुस्कुराहट देखी। उसने सर्वश्रेष्ठ नाटकीयकरण करके एक सच्ची मानसिक फिल्म बना ली। हर रात को वह इस मानसिक फिल्म को देखता था और जानता था कि उसका अवचेतन मन ही वह ग्रहणशील माध्यम है जिस पर उसकी चेतना, कल्पना प्रभाव छोड़ेगी। इस प्रक्रिया से, जिसे हम मानसिक और आध्यात्मिक प्रसारण का मान सकते हैं, उसके अवचेतन मन पर धीरे धीरे असर हुआ। इसकी अभिव्यक्ति अपने आप सामने आई। जिम के सेल्स मैनेजर ने उसे सैन फ्रांसिस्को फ़ोन करके बधाई दी और डिवीज़न सेल्स मैनेजर पद पर प्रमोशन कर दिया। इससे उसकी जिम्मेदारियां और तनख्वाह भी काफ़ी बढ़ गई। जब जिम ने बॉस के बारे में अपनी अवधारणा और आकलन को बदल लिया, तो उसके अवचेतन मन ने यह सुनिश्चित किया कि उसका बॉस उसी अनुरूप प्रतिक्रिया करे। धन्यवाद।